तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके मित्रों ने उन जादूगरों का पर्दाफाश कर दिया है और राजा को उनके चंगुल से मुक्ति भी मिल गई है। वहीं सारे सैनिकों को पता चल चुका था कि वो जादूगर उन्हें भड़का रहे थे और बुलबुल को कहानी के अंत में एक स्त्री भी दिखाई देती है। अब आगे उन तीनों जादूगरों को बंदी बना लिया गया है और अब सभी राहत की सांस ले रहे हैं। तभी बुलबुल कोने में बैठी हुई उसी स्त्री के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ बुलबुल, क्या सोच रही हो? कुश, आखिर वो स्त्री कौन हो सकती है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ना जाने कौन है वो। हाँ, और अचानक से वो गायब भी हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो कोई मायावी स्त्री थी जो हमसे कुछ कहने आई थी। तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि वो दोबारा से तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे पूछ लेना। हाँ, तुम सही कहते हो। अगली बार मैं उनसे अवश्य पूछूंगी। दोनों लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से कुश के ऊपर एक मकड़ी आ जाती है और वो काफी डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, मकड़ी! सिर्फ एक मकड़ी ही है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसे तो मैं पकड़ कर दिखाती हूँ। अच्छा, दिखाओ तो। तभी बुलबुल गुस्से में उस मकड़ी को हाथ में पकड़ लेती है और वो मकड़ी पत्थर की बन जाती है। अरे ये क्या बुलबुल, ये मकड़ी तो पत्थर की बन गई है। हाँ, पर ये पत्थर की कैसे बन गई? मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मकड़ी थी, तुम्हारे हाथ लगाते ही पत्थर की बन गई। हाँ, हो सकता है किसी ने हमारे पास शैतानी करने के लिए मकड़ी भेजी हो। चलो चले। रुको, जरा देख तो लूं इस मकड़ी को। तभी कुश नीचे बैठकर उस मकड़ी को देखने लग जाता है। अब चलो ना कुश, कितनी देर हो गई। रुको ना, मैं ध्यान से देख रहा हूँ इसे। बुलबुल थोड़ी देर और इंतजार करती है और तभी वो गुस्से में कुश को बुलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है। चलो ना कुश। और तभी कुश भी पत्थर का बन जाता है। ये देखकर बुलबुल बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? करण, करमजीत, जल्दी आओ। बुलबुल के चिल्लाते ही बाकी सभी लोग तुरंत वहाँ आ जाते हैं। मेरे भाई को ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ बुलबुल? ये कुछ तो पत्थर का बन गया। क्या यहाँ कोई आया था बुलबुल? नहीं, कोई भी नहीं आया। तो आखिर ये हुआ कैसे? बुलबुल उन्हें सारी बात बता देती है और सब काफी हैरान थे। ये देखो, बस मैंने ऐसे ही उसका हाथ पकड़ा और वो पत्थर में बदल गया। और इसके तुरंत बाद ही कुश वापस इंसानी रूप में आ जाता है। अरे ये क्या? लगता है बुलबुल के हाथों से ही हो रहा है ये सब। कुश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ था? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे याद है, बुलबुल के हाथ लगाने से मैं पत्थर का बन गया था। हाँ करण, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो मकड़ी भी पत्थर की बन गई थी। लगता है तुम्हारे हाथों में शक्ति आ गई है बुलबुल। बुलबुल, कहीं ये उसी स्त्री का काम तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। कौन सी स्त्री? तभी बुलबुल वो स्त्री वाली बात सभी को बता देती है। वो स्त्री जरूर सकारात्मक शक्ति का प्रतीक होगी। चिंता मत करो, ये तो अच्छा ही हुआ है। तो इसका तात्पर्य है कि बुलबुल को शक्ति मिल गई है। हाँ, और ये शक्ति बुलबुल को उसी स्त्री ने दी होगी। हो सकता है कि वह ईश्वर का भी रूप हो। हाँ, बस अब सब लोग बुलबुल से बचकर रहना। कोई से गुस्सा मत दिलाना, कहीं हम सब पत्थर के ना बन जाए। सही कहते हो टॉबी। और उस दिन वहाँ ठहरने के बाद अगले दिन सभी लोग अपने रास्ते पर वापस चल देते हैं। रास्ते में उन्हें दो बौने आदमी फल बेचते हुए मिलते हैं जिनका नाम है चिंटू और पिंटू। इनके फल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या हम इनसे फल ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो भाई, फल कितने के दिए? जरा हमें आम और सेब दे दो। दोनों भाई फल निकालकर उन्हें दे देते हैं। तभी अचानक से तेज तूफान आने लगता है। बहुत तेज तूफान आ रहा है। करण, अब हम कहाँ जाएं? यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं दिख रही। चिंता मत करो, हमारे साथ चलो। तो वो दोनों भाई उन सभी को अपने घर ले चलते हैं जहाँ उन दोनों के पिता भी होते हैं। बच्चों, आप लोग आराम से भोजन करो और जब तूफान थम जाए तभी यहाँ से जाना। सभी लोग बातचीत कर रहे थे लेकिन चिंटू बहुत उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ चिंटू? कुछ नहीं। बताओ चिंटू। बहुत पूछने पर भी वो करण और बाकी किसी को कुछ नहीं बता रहा था। मेरे दोस्त बहुत बहादुर हैं। अगर तुम अपनी समस्या बताओगे तो ये उसे सही कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या बताऊं दोस्त, आपको पता है हमारी पहले ये हालत नहीं थी। हमारी ये हालत तो 20 वर्ष के बाद हुई है। हमारे 21वें जन्मदिन में ही हम दोनों ऐसे हो गए और हमारे ऐसे हो जाने के बाद हमसे कोई विवाह भी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम मुझे पूरी बात बताओ,
ये सब हुआ कैसे? मित्र, हमें कुछ भी नहीं पता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर हमें कुछ पता होता तो हम जरूर प्रयास करते कि हम फिर से पहले जैसे बन जाएं। हाँ मित्र, ये बस हमारा दुर्भाग्य ही समझ लो। लगता है हमें आजीवन ऐसा ही रहना पड़ेगा। हाँ, लगता है हमें किसी पुराने कर्मों की सजा मिल रही है। आप दोनों दुखी ना हो, हमें पता है कि अवश्य ही इन सभी परेशानियों का कोई ना कोई हल तो होगा। तभी बुलबुल देखती है कि जहां चिंटू और पिंटू बहुत दुखी हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पिता कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखो करण, इनके पिताजी चुप है। लगता है मन में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। चलो सब सो जाओ, रात हो गई है। फिर चिंटू पिंटू सोने चले जाते हैं। करण, हमने उनकी सारी समस्याओं को ध्यान से सुना है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन हो सकता है? कुछ सोचना पड़ेगा। अभी हमें सो जाना चाहिए। सब सो जाते हैं, पर करण को नींद नहीं आती। आधी रात में करण को दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अरे, इस वक्त दरवाजा किसने खोला? मुझे देखना होगा। करण चुपके से देखता है कि चिंटू के पिताजी घर से बाहर जा रहे हैं। ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? करण छुपकर उनका पीछा करता है तो एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं और कुएं के अंदर देखने लगते हैं। मुझे माफ करना अनुराधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने जो गलती की थी उसके लिए मैं हर दिन रोता हूँ, और अपने बच्चों को ऐसे परेशान देखकर मुझे अपनी गलती का और भी आभास होता है। तो इसका मतलब ये है कि जरूर उन्होंने कुछ किया है और उसी गलती के कारण ही चिंटू और पिंटू का ये हाल हुआ है। मुझे माफ कर दो अनुराधा, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो। तुम चाहो तो मुझे यहीं पर खत्म कर दो, परंतु उन्हें छोड़ दो। अचानक से कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज निकलती है। जब तक तू अपनी गलती पूरे गांव वालों के सामने नहीं मानेगा, तब तक मैं तेरे बेटों को ऐसे ही परेशान करती रहूंगी, और तू अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वैसे ही तड़पता रहेगा जैसे मैं अपने बच्चे के लिए तड़पी थी। इसके बाद चिंटू के पिता और भी जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने बता दी तो वे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। करूं तो करूं क्या? इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और वहीं करण उपाय सोचने लगता है। अगले दिन करण बिना समय गवाए चिंटू के पिता से बात करता है। आपने अपने भूतकाल में जो भी किया उसे सबके सामने कबूल करना होगा। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। पर वो क्या है? मेरे मित्र लव को किसी की भी आवाज निकालना बहुत अच्छे से आता है, तो वो आपकी आवाज में आपकी सारी बात गांव वालों के सामने कबूल करेगा। लेकिन शक्ल तो वही रहेगी ना? इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। लव, तुम घर के अंदर ही रहकर सारी बातें कबूल करोगे, ताकि अगर गांव का कोई व्यक्ति घर के अंदर घुसकर चिंटू के पिता को हानि पहुंचाने का प्रयास भी करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों को इकट्ठा कर लिया जाता है। गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी पहली पत्नी अनुराधा, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वह मुझे छोड़कर अपने बच्चे को लेकर कहीं भाग गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने ही उसे गलती से मार दिया था। गांव वाले ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव वालों, समझने का प्रयास करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। दरअसल एक दिन जब वो अपने बच्चे को लेकर कुएं से पानी भरने के लिए गई थी, तभी मैं भी वहाँ उससे कुछ बात करने के लिए गया, क्योंकि हमारे पहले बेटे के बारे में एक पंडित ने बताया था कि वह बौना रहेगा। बस समाज के डर से मैंने उसे कहा कि वह अपने बच्चे को कहीं छोड़ आए, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं हो रही, और इसी लड़ाई के बीच वह कुएं में गिर गई। उस समय उसकी आयु 21 वर्ष थी, इसलिए मेरे बच्चे 21 वर्ष की आयु में बोने हो गए। ये सारी बातें सुनकर चिंटू और पिंटू भी बहुत दुखी हो जाते हैं। गांव वाले चिंटू के पिता को लेने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफी आक्रोश में थे। देखिए गांव वालों, माना कि चिंटू के पिता ने बहुत गलत किया है, परंतु आप ये भी सोचिए कि उन्होंने इतने सालों तक अपने बच्चों का गम देखा है और अंदर ही अंदर घुटते रहे। हिंसा करके कोई फायदा नहीं है, और आप जो सजा देंगे वो मानी जाएगी। और बातचीत के बाद तय किया जाता है कि चिंटू के पिता को अब गांव के जंगलों में ही सादा जीवन व्यतीत करना होगा, और चिंटू के पिता रोते हुए ये बात मान लेते हैं। करण और उसके मित्रों की मनोरंजक कहानियों में अब आगे और क्या होगा, देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।